घने जंगलों के बीच बसा कर्णापुरा गांव, जो कि दिन में एक सामान्य गांव था, वहीं रात का मतलब था डर और सन्नाटा। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर कर सो जाते थे। रवि एक 22 साल का नौजवान, जो कि अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था, वह अपने दादा दादी से मिलने कर्णापुरा गांव जाता है। गांव में दादा दादी रवि का बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं। हा हा हा। दादा दादी आप लोगों की बहुत याद आई। आप लोग कैसे हैं? रवि बेटा, याद तो हमें भी बहुत आई तुम्हारी। जब से तुम्हारे आने की खबर तुम्हारी दादी ने सुनी है, वो तो बस तुम्हारी राह ही ताक रही हैं। वाकई रवि बेटा, बहुत याद आई तुम्हारी। अब तुम इतने दिनों में आए हो तो तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। तुम्हें भूख लगी होगी। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद दादा दादी और रवि देर तक बातें करते हैं। दादाजी, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं। ऐसा क्यों है? बेटा, गांव पर चुड़ैल का साया है। पास ही एक कुआं है, जहां से रात होते ही चुड़ैल बाहर आती है और सारा गांव रात भर घूमती है। गांव के कई लोग इस तरह से गायब भी हो चुके हैं। दादाजी, ये सब बेकार की बातें हैं। भूत जैसा कुछ नहीं होता। बेटा, जो भी हो, पर तुम रात में समय से घर लौट जाओगे और कहीं भी नहीं जाओगे। ठीक है मेरी दादी, मैं देर शाम घर पर ही रहूंगा। अच्छा दादाजी, दादी अब मुझे नींद आ रही है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। इस तरह कई दिन हंसी खुशी बीतते हैं। पर चुड़ैल की कहानी पर रवि का शक दिनों दिन और भी बढ़ता जाता है। आखिरकार रवि यह निर्णय लेता है कि वो चुड़ैल वाली बात का पता लगाकर रहेगा। फिर एक दिन रवि निर्णय लेता है कि वह बाहर जाकर देखेगा कि ऐसा क्या होता है जिसके चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। रात के 11:30 बज गए हैं और दादा दादी भी गहरी नींद में हैं। अब मुझे निकलना चाहिए। इस तरह रवि चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही रवि को ठंडक महसूस होती है और वो कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। सच कहूं तो थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। कुएं के पास पहुंचकर रवि दाएं बाएं देखता है। तभी रवि ने मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैर रही थी। चेहरा डरावना, आंखें गहरी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि की सांसें थम गईं और तभी औरत ने एक डरावनी आवाज में कहा, आज शिकार खुद चलकर आ गया, तुझे जान से मार दूंगी। हे भगवान, ये क्या है? रवि डर के मारे भागने लगता है और चुड़ैल रवि का पीछा करने लगती है। भागते हुए रवि को एक मंदिर दिखाई देता है और रवि उस मंदिर के एक कमरे में छुप जाता है। उसी कमरे में पुजारी सो रहा होता है, जो कि आहट सुनकर उठ जाता है। तुम कौन हो और इतने डरे हुए क्यों हो? बाबा, मेरा नाम रवि है और मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। मुझे बचा लीजिए। चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। पर तुम घर से बाहर गए क्यों? तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। रात में बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। आप सच कह रहे हैं बाबा। आज मैं मरते मरते बचा हूं। बाबा, यह चुड़ैल इस तरह से लोगों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से चुड़ैल बहुत गुस्से में है? बेटा, मरने से पहले वो चुड़ैल भी हमारे गांव में रहा करती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा बहुत ही हंसमुख और खुश रहने वाली लड़की थी। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती थी, पर जिस घर में चंपा रहा करती थी, उस जमीन पर मुखिया की नजर थी। मुखिया जमीन अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने गांव में यह बात फैला दी कि चंपा एक डायन है और जादू टोने करती है। तभी गांव में एक बच्चे की मौत हो जाती है और मुखिया सारा आरोप चंपा पर लगा देता है। मुखिया गांव वालों को इकट्ठा कर कर चंपा के घर को आग लगा देता है और चंपा जिंदा ही जल जाती है। इसके बाद से ही जो भी रात में बाहर मिलता, चंपा उसे मार देती। इसलिए ही लोग शाम को अपने घरों में ही बंद रहते हैं। रवि को चंपा की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। उसे चंपा के लिए बुरा लगता है। चंपा के साथ तो बहुत गलत किया गांव वालों ने। चंपा को भी मोक्ष मिलना चाहिए बाबा। आप ही बताइए बाबा,
किस तरह से चंपा को मोक्ष मिलेगा? बेटा, इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। हाँ बाबा, अब मैंने सोच लिया है कि किसी भी तरह चंपा को मोक्ष दिलाना ही है। बेटा, तुम वाकई बहुत ही नेक और बहादुर इंसान हो। चंपा को मोक्ष तभी मिलेगा जब उसका बदला पूरा होगा। तो क्या उसके लिए किसी की जान जाएगी? बेटा, यह जोखिम तो है ही। वो जब तक मुखिए को मार नहीं देगी तब तक शांत नहीं होगी। पर एक रास्ता यह है कि हमें इस मंदिर में ही हवन करना होगा और चंपा को मंदिर के द्वार पर बुलाना होगा, और समय रहते अगर हम उस पर हवन की आग फेंकेंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात है, चंपा बिना किसी खास वजह मंदिर के द्वार कभी नहीं आएगी। इस तरह पुजारी और रवि चंपा को मोक्ष दिलाने की योजना बनाते हैं। रवि घर लौटकर सारा दिन चंपा के बारे में ही सोचता रहता है। सारी तैयारियां हो जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है। रात 11:30 पर रवि दादा दादी के सो जाने के बाद घर से चुपचाप निकल जाता है। चलते चलते वो कुएं के पास पहुंचता है और घबराते हुए चंपा के सामने आने का इंतजार करता है। मार डालूंगी तुम्हें, सारा गांव खत्म कर दूंगी। रवि भागने लगता है और चंपा भी रवि के पीछे लग जाती है। रवि जैसे ही मंदिर के मोड़ पर पहुंचता है, वहां मुखिया खड़ा होता है, जिसे पैसों का लालच देकर रवि ने बुलाया होता है। चुड़ैल को देखते ही, अरे बाप रे, कहाँ फंसा दिया नासपीटे रवि तूने, तेरा बेड़ा गर्क हो। मुखिया और रवि मंदिर की तरफ भागते हैं। सीढ़ियों पर पहुंचते ही चंपा रुक जाती है। मुखिया, तू मरेगा, तुझे मरना होगा। मुझे शांति नहीं मिलेगी तुझे मारे बिना। तभी पुजारी जलती लकड़ी चंपा के ऊपर फेंकने को करता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और तभी चंपा मुखिया का सर अलग कर देती है और फिर शांत होकर अपने असली रूप में आ जाती है। रवि कहता है, चंपा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। आज मेरा बदला पूरा हुआ। मैं जानती हूँ तुम एक नेक इंसान हो। तुम इस कोशिश में थे कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मुझे मोक्ष दिलाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। यह कहते हुए चंपा हवा में गायब हो जाती है। हमने बहुत नेक काम किया है। सारे गांव को तुम पर गर्व होगा। चंपा को मोक्ष आखिर मिल ही गया। इस तरह चंपा को मोक्ष मिल जाता है और मुखिए की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सारे गांव में खुशी लौट जाती है। सभी रवि का धन्यवाद करते हैं। रवि भी अपने दादा दादी से विदा लेता है और कुछ ही दिनों में वापस आने का वादा करते हुए खुशी खुशी शहर लौट जाता है।